हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में, जहां पर आप सीखते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले किस तरह से उस कंपनी को हम स्टडी करते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, उसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं और फिर एक प्रॉपर रैशनल जजमेंट लेते हैं कि क्या हमें इस कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कंपनी का नाम है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। ये जो कंपनी है ये बेसिकली 3 या 4 बिजनेस वर्टिकल्स में काम करती है। ये बेसिक केमिकल बनाती है, फ्लोरोपॉलीमर्स बनाती है, स्पेशलिटी केमिकल्स में है और फिर कुछ न्यू एज वर्टिकल्स के केमिकल्स और इलेक्ट्रोलाइजर्स भी बनाने में अभी कंपनी एंटर कर रही है। तो कंपनी का ग्रोथ अगर हम देखें, प्रोस्पेक्ट देखें, तो न्यू एज वर्टिकल में जो नए नए प्रोडक्ट्स ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट प्रॉपरली सक्सेसफुल हो जाता है और इनको कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, तो ये कंपनी में कंप्लीट ये गेम चेंजर साबित हो सकता है और कंपनी यहाँ से कंप्लीट टेक ऑफ कर सकती है। तो आइए चलिए डिटेल में समझते हैं हम लोग बिजनेस मॉडल गुजरात फ्लोरो केमिकल्स का। कंपनी के बारे में जाने तो कंपनी जो है ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2018 में। गुजरात फ्लोरोकेमिकल, जिसका पुराना नाम था आइनॉक्स फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड। इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था? आइनॉक्स फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड। इट इज अ पार्ट ऑफ आइनॉक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड हैज बीन डिमर्ज्ड फ्रॉम जीएफएल लिमिटेड। यानी पहले इसका नाम जीएफएल लिमिटेड हुआ करता था। ये आइनॉक्स फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड, जो कि जीएफएल लिमिटेड का पार्ट था, उससे डिमर्ज होकर अभी ये गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के नाम से ट्रेड होता है। इट इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ फ्लोरोपॉलीमर्स। अभी हम लोग आगे भी समझेंगे कि ये सब क्या होता है। फ्लोरो स्पेशलिटीज केमिकल्स एंड रेफ्रिजरेंट्स इन इंडिया। इट इज वन ऑफ द टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर्स इन फ्लोरोपॉलीमर्स मार्केट। तो ग्लोबल लेवल पे वन ऑफ द टॉप 5 फ्लोरोपॉलीमर्स का प्लेयर है ये इंडिया में। तो इट इज वन ऑफ द टॉप 5 फ्लोरोपॉलीमर्स कंपनी इन द मार्केट। और ये एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ पर करता है? यूरोप में, अमेरिका में, जापान में, एशिया में। तो ये सारी कंट्री में इनका एक्सपोर्ट होता है। अभी इसको अगर इसके पूरे बिजनेस स्ट्रक्चर को देखें तो ये पुराना ग्रुप जो हुआ करता था आइनॉक्स जीएफएल ग्रुप के नाम से जाना जाता है कंपनी, वो अभी डिमर्ज हो गया 2 पार्ट में। पहला पार्ट हो गया केमिकल बिजनेस, इन्होंने अलग कर दिया, जिसका नाम हो गया गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड। और बाकी रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस इन्होंने अलग कर दिया, इसका नाम हो गया इसमें आइनॉक्स विंड आ गए, आइनॉक्स ग्रीन आ गया और आइनॉक्स विंड एनर्जी आ गया। तो हम लोग अभी फोकस करेंगे सिर्फ केमिकल वाले बिजनेस में। तो ये गुजरात फ्लोरोकेमिकल जो बिजनेस है, इट इज अ लीडिंग केमिकल कंपनी इन इंडिया। बिजनेस वर्टिकल्स का बात करें तो इसमें फ्लोरोपॉलीमर्स है, फ्लोरो स्पेशलिटीज एंड केमिकल्स है। इट इज द ओनली पीटीएफई फ्लोरोपॉलीमर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। अब व्हाट इज पीटीएफई? इसका अगर फुल फॉर्म बताऊं तो पॉलीटेट्रा फ्लोरीन इथाइलिन इलास्टोमर, या ऐसा कुछ नाम है इसका। तो वी आर नॉट केमिस्ट्री स्टूडेंट और हम लोग को इतना ज्यादा केमिस्ट्री में जाना भी नहीं है, बट थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन ऐसा कुछ नाम है। डेवलपिंग प्रोडक्ट्स एंड ग्रेड्स केटरिंग टू न्यू एज। तो ये जो चौथा पॉइंट है ना, ये कंपनी में एक कंप्लीट गेम चेंजर साबित हो सकता है आगे चल, क्योंकि ये लोग कुछ ऐसा ग्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो न्यू एज बिजनेस, जैसे ईवी बैटरी, सोलर पैनल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ये सब में काम आएगा। एंड वी ऑल नो, हम लोग को कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि ईवी बैटरीज का डिमांड आगे चल के काफी बढ़ने वाला है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कमिंग इन। सोलर पैनल्स का दाम बढ़ने वाला है। सोलर पैनल्स का तो डिमांड ऑलरेडी, हम लोग सोलर पावर में काफी स्ट्रांगली सरकार काम कर रही है, तो वहां पर सोलर पैनल्स में लगने वाला हर वो इक्विपमेंट या हर वो केमिकल्स बहुत डिमांड में आएगा आगे भी। और हाइड्रोजन फ्यूल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से सरकार हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर भी काफी एग्रेसिव है। बिजनेस वर्टिकल्स में देखें तो फ्लोरोपॉलीमर्स में इनके पास जो प्रोडक्ट है पीटीएफई, पीएफए, एफईपी, एफकेएम, पीटी, पीवीडीएफ, पॉलीविनाइल डाइफ्लोराइन, इसका फुल फॉर्म है। ये वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट है इनका। then FKM is also a very important product। और PTFE, ये 3 फ्लोरोपॉलीमर्स में इनके मेन प्रोडक्ट है, PTFE, FKM और PVDF। PTFE मैंने बताया पॉलीटेट्रा फ्लोरीन इथाइलिन ऐसा कुछ है। फिर ये FKM इज समथिंग, आई डोंट नो फुल फॉर्म। PDF इज पॉलीविनाइल डाइफ्लोरीन ऐसा कुछ है। स्पेशलिटी केमिकल में हाइड्रोजन फ्लोराइड
बेस्ड केमिकल्स ये लोग बनाते हैं। फिर टेट्राफ्लोरिन इलास्टोमर्स या टेट्राफ्लोरिन इथाइलिन बोल के जो है वो बनता है। तो यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज जो एज एन एनालिस्ट हमें नोट करना है कि स्पेशलिटी केमिकल में बनता है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, और फ्लोरोपॉलीमर्स में बनता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। तो टीएफई और ये पीटीएफ, यानी टीएफई एक्ट एज अ फीड स्टॉक या फिर रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग फ्लोरोपॉलीमर, दैट इज पीटीएफ। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि कंपनी के पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन फैसिलिटी है, यानी कंपनी रॉ मटेरियल भी खुद बनाती है और रॉ मटेरियल को उसी रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके फिर जो फ्लोरोपॉलीमर जो है वो भी खुद ही बनाती है। यानी टीएफई भी कंपनी खुद बना रही है और उससे पीटीएफई भी कंपनी खुद बना रही है। फिर केएफ बेस्ड है, केएफ इज लाइक पोटेशियम या फ्लोरीन, के इज पोटेशियम, एफ इज फ्लोरीन। तो पोटेशियम और फ्लोरीन को मिला के कोई केमिकल बनता हो। रेफ्रिजरेंट्स में इनका है R22, R32, R407, ये सब अलग अलग ग्रेड्स ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। केमिकल्स जो बेसिक केमिकल डिवीजन है उसमें ये कॉस्टिक सोडा बनाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरीन बनाते हैं। तो क्लोरीन जो बनाते हैं उसी से मिथाइल डाइक्लोरीन बन जाता है, क्लोराइड बन जाता है, मिथाइलिन डाइक्लोराइड। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें भी क्लोरीन चाहिए। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन गैस, फ्लोरस्पार, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज फ्लोरस्पार? ये फ्लोरस्पार होता है मेन रॉ मटेरियल जो किसी भी तरह का फ्लोरोकेमिकल बनाने में या फ्लोरो पॉलीमर्स बनाने में इस्तेमाल होता है। तो फ्लोरोकेमिकल बोल लो या फ्लोरोपॉलीमर, ये इसका मेन रॉ मटेरियल जो होता है फ्लोरस्पार होता है। ठीक है। फिर अनहाइड्रस हाइड्रोजन क्लोराइड, ये याद रखना ये सब नाम। इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग आगे देखेंगे AHC। तो उस समय AHC देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या है, दिस इज एनहाइड्रस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अपने को ये चीज देखना पड़ेगा कि ये कंपनी किस तरह से बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, इसलिए बोलते हैं ये कंपनी जो ये फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है। ये फ्लोरस्पार खुद बनाती है, उससे फ्लोरोपॉलीमर्स बनता है, फ्लोरो स्पेशलिटी केमिकल्स बनता है। AHC एनहाइड्रस हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है, वो भी हम लोग अभी पूरा जो वैल्यू चेन समझेंगे तो समझेंगे कहीं ना कहीं ये भी एक रॉ मटेरियल के जैसे एक स्टेज में काम करता है। तो कंपनी काफी लॉन्ग चेन में काम कर रही है, और अभी वैल्यू चेन जब हम देखेंगे तो हम लोग रियलाइज करेंगे कि कितना आगे कंपनी इस फील्ड में बढ़ चुकी है। अब ये जो प्रोडक्ट्स है इसके एप्लीकेशंस कहाँ पर है? अगर बल्क केमिकल्स का मैं बात करूं तो जो कॉस्टिक सोडा है वो टेक्सटाइल में, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में, एल्यूमिना में यूज होता है। क्लोरोफॉर्म फीड स्टॉक के तौर पे काम करता है, क्या बनाने में? रेफ्रिजरेंट गैस। R22 जो रेफ्रिजरेंट गैस जो कंपनी बनाती है, अभी हम लोग देखें R22, ये R22 बनाने के लिए क्या काम आता है? क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म भी कंपनी, ये केमिकल बेसिक केमिकल में इनका एक प्रोडक्ट है क्लोरोफॉर्म। तो वो क्लोरोफॉर्म से बनता है R22। तो किस तरह से चेंज चल रहा है आपको समझ में आ रहा है कि क्लोरोफॉर्म बनेगा केमिकल डिवीजन में, वहां से बैकवर्ड आएंगे हम रेफ्रिजरेंट बनाएंगे, फिर मे बी R22 इज यूज्ड इन मेकिंग सम ऑफ द फ्लोरोपॉलीमर्स। तो इस तरह से ये पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन में ये चेन काम कर रहा है। फिर क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट के तौर पे काम आता है फार्मा कंपनीज के लिए। मिथाइल डाइक्लोराइड जो इनका प्रोडक्ट है, ये फार्मा में, फोम मैन्युफैक्चरिंग में, फॉर्मुलेशंस में काम आता है। रेफ्रिजरेंट्स जो है वो एयर कंडीशनर में यूज होते हैं। फिर सीटीसी जो है ये पेस्टिसाइड्स में, एग्रीकल्चरल केमिकल्स में, प्लास्टिक्स और रेजिन्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो ये कुछ इनके ब्रांड नेम से हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट में यूज होते हैं ये। तो दे आर द लार्जेस्ट R22 प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया। तो ये R22 जो प्रोडक्ट है रेफ्रिजरेंट, ये इसमें ये कंपनी जो है दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर। तो ये चीज इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। दे आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड मिथाइल डाइक्लोरिन। तो क्लोरोफॉर्म बनाने में और मिथाइल डाइक्लोरिन, यानी ये दो प्रोडक्ट में ये दे आर द मेजर प्रोड्यूसर, दे आर वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर इन दिस टू फील्ड। फिर फ्लोरोपॉलीमर्स में अगर बात करें तो ये पीटीएफई बनाता है, माइक्रो पाउडर्स बनाते हैं, पीएफए बनाते हैं, पीडीवीएफ बनता है, एफईपी, एफकेएम एंड पीपीए। अब इम्प्रूव चीज क्या है? पीपीए कहाँ यूज होता है? इम्प्रूव सरफेस फिनिश ऑफ ग्लॉस फॉर एलएलडीपी, एचडीपी एंड पीपी फिल्म्स एंड पार्टीशनिंग एजेंट। तो इसका भी डिमांड आगे चल के काफी बढ़ने वाला है। एफकेएम ऑटोमोटिव्स में, केमिकल्स में, रिफाइनरीज में, सेमीकंडक्टर बनाने में। तो प्लीज मान, ये जो एफकेएम जो बनाते हैं ये सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होता है। तो सेमीकंडक्टर हम लोग जानते हैं कि अभी सेमीकंडक्टर क्या है?
इसका डिमांड, हम लोग का प्रोडक्शन जो है सेमीकंडक्टर का इंडिया में बढ़ने वाला है। तो इंडिया में जितना सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, वी कैन सी कि एफकेएम का डिमांड बढ़ रहा है। फिर एफईपी वायर्स एंड केबल्स, एरोस्पेस, टेलीकॉम, केमिकल्स में यूज हो रहा है। पीडीएफ, पीडीवीएफ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर द कंपनी। ये किस काम में आता है? केमिकल प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्किटेक्चर, फार्मा, ईवी बैटरीज, प्लीज नोट। तो इनका मैंने क्यों बताया कि ये एक मेजर प्रोडक्ट है या बहुत बड़ा प्रोडक्ट है कंपनी के लिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? ईवी बैटरीज बनाने में इस्तेमाल होता है, फिर सोलर पैनल्स बनाने में इस्तेमाल होता है, वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, ऑयल एंड गैस में इस्तेमाल होता है। तो ये 3-4 ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर इसका इस्तेमाल होता है, जो इंडस्ट्री में डिमांड जल्दी से कम नहीं होने वाला। और जिस तरह का सिचुएशन है, डिमांड दिन पे दिन बढ़ेगा। हम लोग जितना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट होंगे, ईवी बैटरी का डिमांड बढ़ेगा। हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर पैनल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। वाटर का दिन पे दिन जितना गर्मी पड़ रहा है, वाटर का कमी होते जा रहा है, तो वाटर को ट्रीट करके, सेवेज वाटर को ट्रीट करके उसको पीने लायक बनाने के लिए वाटर का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट कंपलसरी हो गया है अभी हर कंपनी में, हर जगह पे। ऑयल एंड गैस तो कुछ बोलना ही नहीं है मुझे। तो ये पीवीडीएफ जो पॉलीविनाइल डाइफ्लोरिन, इनका जो प्रोडक्ट है, दैट कुड बी अ कंप्लीट गेम चेंजर। और आने वाले समय में ये जो एफकेएम है, जो सेमीकंडक्टर में यूज होगा, तो इनके पास कुछ ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं जिसका इस्तेमाल दिन पे दिन बढ़ेगा। यूएसपी क्या होता है? यूएसपी मतलब फ्लोरोपॉलीमर्स जो बनता है, उसको ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉम्पिटिटर अचानक से एक दिन या 2 दिन या महीना भर में कंपटीशन खड़ा कर सकता है। एंट्री बैरियर्स काफी है, टेक्निकल नो हाउ चाहिए, प्रोसेस सेफ्टी चाहिए, रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी चाहिए, केपेक्स इंटेंसिव होना चाहिए। अब रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी मतलब जो फ्लोर स्पार है उसका अवेलेबिलिटी होना चाहिए। फ्लोर स्पार का अवेलेबिलिटी जल्दी से मिलता नहीं। और इस कंपनी के पास खासियत क्या है कि इनके पास खुद के मोरक्को में माइंस है, जहां से ये लोग खुद अपना फ्लोर स्पार माइनिंग कर सकते हैं। तो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज कि इनके पास मोरक्को में काफी माइंस है, कि इनको रॉ मटेरियल का कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ कहां पर है? 5G टेक्नोलॉजी में, ईवी बैटरीज में, सोलर पैनल्स, हाइड्रोजन फ्यूल्स, सेमीकंडक्टर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट में कंपनी एंटर कर रही है, जो आने वाले समय में जो इंडस्ट्री काफी बूम पे आने वाला है, काफी डिमांड इनके प्रोडक्ट्स का बढ़ने वाला है। स्पेशलिटी केमिकल वर्टिकल्स में बात करें तो इनके पास हाइड्रोजन फ्लोरीन बेस्ड है, जो कि एग्रोकेमिकल में काम आता है। फिर टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन बोल के जो प्रोडक्ट उससे रिलेटेड केमिकल्स है, ये फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड इंटरमीडिएट्स में काम आता है। फिर ये जो पोटेशियम बेस्ड है, वो फार्मास्यूटिकल्स में, एग्रोकेमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड इंटरमीडिएट्स बनाने में काम आता है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि इनके पास जो भी स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, वो फार्मा, एग्रोकेमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड इंटरमीडिएट्स में बहुत इस्तेमाल होता है। तो इंटरमीडिएट्स का डिमांड, क्योंकि एग्रोकेमिकल हम लोग को दिन पे दिन अभी हम लोग देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद खाने का बहुत कमी हो गया, तो पूरा देश अभी 2 ही चीज में पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है, अपना डिफेंस को मजबूत करने में, और दूसरा अपने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने में, कि खाने के लिए एटलीस्ट हम लोग किसी और कंट्री पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना हो। तो जितना हम लोग अपना खाने का प्रोडक्टिविटी या खेती का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहेंगे, एग्रोकेमिकल का डिमांड और फर्टिलाइजर्स के डिमांड दिन पे दिन बढ़ते जाएंगे। और उसमें अगर रॉ मटेरियल कुछ इनका प्रोडक्ट यूज होता है, तो उसका डिमांड हमेशा बना रहेगा। न्यू एज इंडस्ट्री वर्टिकल्स में इनके जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो मैंने बताया, पीवीडीएफ, पॉलीविनाइल डाइफ्लोरिन, ये इलेक्ट्रोड बाइंडर्स में यूज होगा। ठीक है, मतलब पीवीडीएफ से बना हुआ इलेक्ट्रोड बाइंडर्स ये लोग बनाएंगे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफी डिमांड में आएगा। फिर ये लोग बैटरी केमिकल्स बना रहे हैं। फिर ये लोग LiPF6 बना रहे हैं, लिप F6 क्या है? ये एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है। यानी जब इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी बनेगा, तो बैटरी में हम लोग को समझना पड़ेगा केमिस्ट्री में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस। तो उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, वो लिक्विड के तौर पे यूज होता है। उसी इलेक्ट्रोलाइट की मदद से एक्चुअली एनर्जी पास होता है। तो वो इलेक्ट्रोलाइट इज कंपल्सरी फॉर एनी बैटरी। कोई भी बैटरी हम लोग देखते हैं, उसके अंदर में इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस चलता है, और अंदर में कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट जरूर होता है। तो ईवी में तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट बैटरी बड़े बड़े होंगे, तो वहाँ इलेक्ट्रोलाइट का डिमांड बहुत ज्यादा होगा। और ये लिप F6 क्या है? ये एक मेजर इलेक्ट्रोलाइट है, जो लिथियम आयन बैटरी में इस्तेमाल होगा। तो वो लोग ये प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। फिर इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मुलेशन, ये लोग खुद पूरा इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, एंड बैटरी का केसिंग भी बना रहे हैं।
यानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बैटरी है, ईवी बैटरी, उसमें जो जो प्रोडक्ट चाहिए होता है उसमें कहीं ना कहीं ये लोग काफी अच्छा से एंटर कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड बाइंडर बना रहे हैं, बैटरी का केमिकल बना रहे हैं, लिप F6 इलेक्ट्रोलाइट भी बना दे रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, बैटरी केजिंग बना रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि ये सारा प्रोडक्ट मिला के ईवी बैटरी का टोटल कॉस्ट का कितना परसेंटेज हो जाता है, तो एग्जैक्ट तो नहीं, बट व्हाट आई हैव स्टडीड नियर अबाउट 52% के आसपास टोटल कॉस्ट करीब करीब हो जाना चाहिए ये सारे प्रोडक्ट मिला के। तो ईवी बैटरी का जो टोटल कॉस्ट होगा उसमें 52% ऑफ द मटेरियल ये कंपनी ऑलमोस्ट प्रोवाइड कर सकती है, अगर ये सारे प्रोडक्ट जो कि अभी कुछ स्टेजेस में ये सक्सेसफुल हो जाते हैं। दूसरा, ये लोग सोलर पैनल्स में पीवीडीएफ फिल्म्स बना रहे हैं। तो व्हाई आई एम सेइंग कि पीवीडीएफ इनके लिए एक बहुत क्रिटिकल प्रोडक्ट है, क्योंकि पीवीडीएफ से इलेक्ट्रोड बाइंडर भी बन रहा है, पीवीडीएफ से फिल्म्स भी बन रहे हैं। तो सोलर पैनल्स में लगने वाला फिल्म्स पीवीडीएफ से बनेगा, और बैकशीट भी ये लोग खुद बना रहे हैं, पीवीडीएफ का फिल्म भी ये लोग बना रहे हैं और इसका बैकशीट भी ये लोग बना रहे हैं। फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल में जो इलेक्ट्रोलाइजर्स होगा वो फ्लोरोपॉलीमर्स जो यूज होगा उसमें FEP, PTFE एंड FKM, ये सब प्रोडक्ट कहाँ हाइड्रोजन सेल में यूज होगा। फिर मेम्ब्रेन्स ये लोग बना रहे हैं और चार्जिंग का एक्सेसरीज भी ये लोग बना रहे हैं। तो न्यू एज वर्टिकल्स में प्रोडक्ट क्या क्या हो गया ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जो ऑलरेडी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया पिछले स्लाइड। न्यू एज वर्टिकल्स में GFL, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का बात करें तो दे आर इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप इंटीग्रेटेड बैटरी कॉम्प्लेक्स। तो ये लोग पूरा एक इंटीग्रेटेड यानी जहां पर ये लोग सारे स्टेजेस के सारे प्रोडक्ट खुद ही बना के देंगे। तो पूरा इंटीग्रेटेड बैटरी कॉम्प्लेक्स बनाने का विचार में है कंपनी। In addition, they have already developed suitable PVDF grade for cathode binder application। तो cathode binder application के लिए जो PVDF का ग्रेड चाहिए वो ऑलरेडी इन्होंने डेवलप कर लिया है, और प्रोडक्ट्स आगे बनाने के लिए दे विल बी इंटरिंग इनटू, यानी वो लोग ऑलरेडी इसमें बैटरी कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं आगे। दिस इनिशिएटिव विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट केपेक्स। तो मैनेजमेंट का खुद का बोलना है कि इसमें केपेक्स काफी लगेगा नेक्स्ट फ्यू इयर्स तक, बट उससे आने वाले समय में जो ग्रोथ और प्रॉफिट होगा वो इनॉर्मस होगा। नेक्स्ट, सोलर पैनल। सोलर पैनल इज द हार्ट ऑफ सोलर पावर प्लांट एंड दिस कंटेन बैक शीट बेस्ड ऑन पीवीडीएफ फिल्म। तो इसमें बैक शीट होता है जो कि पीवीडीएफ फिल्म का जिसमें रिक्वायरमेंट होता है। So GFL is setting up India's first PVDF solar film project, which will be commissioned in the next financial year. With our own integrated PVDF manufacturing facility, the plant will be ideally suited to cater to both domestic and international market. तो किस तरह से ये लोग अपने वैल्यू चेन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो पीवीडीएफ कंपनी खुद बनाती है, और अब ये लोग पीवीडीएफ से दो और प्रोडक्ट, यानी उससे रिलेटेड दो प्रोडक्ट बनाने में है। एक क्या है, पीवीडीएफ ग्रेड का कैथोड बाइंडर, ठीक है, कैथोड, और दूसरा पीवीडीएफ फिल्म्स जो कि सोलर पैनल में इस्तेमाल होगा। और पीवीडीएफ ऑलरेडी ये लोग बनाते हैं। पीवीडीएफ के पीछे जो वीडीएफ होता है, विनाइल डाइफ्लोराइड, ये लोग भी अपना खुद ही बनाने के प्रोसेस में। तो विनाइल डाइफ्लोराइड से बनता है पॉलीविनाइल डाइफ्लोराइड, और उससे फिर ये लोग दो नए प्रोडक्ट आगे बनाएंगे। हाइड्रोजन फ्यूल सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइजर जो होता है उसमें ये लोग क्या काम कर रहे हैं, electrolyzers enable the transformation of renewable energy such as wind and solar power into green hydrogen। तो विंड और सोलर पावर को ग्रीन हाइड्रोजन में कन्वर्ट ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो फ्लोरोपॉलीमर्स जो है इसमें इंटीग्रल फंक्शनिंग में काम करता है ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स। इन एडिशन फ्लोरोपॉलीमर बेस्ड प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, जिसको PEM बोलते हैं, दिस फॉर्म्स द हार्ट ऑफ फ्यूल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइजर। तो इलेक्ट्रोलाइजर बनाने में और फ्यूल सेल बनाने में ये प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इज अ वेरी क्रिटिकल प्रोडक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है इसमें। गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड विच इज इट्स रिच एक्सपीरियंस, ये बोल रहे हैं कि वी हैव ऑलरेडी टेकन अप द प्रोजेक्ट टू इंडिजिनियसली डेवलप एंड प्रोड्यूस PEM मेम्ब्रेन। तो इन शॉर्ट ये लोग PEM मेम्ब्रेन खुद बनाएंगे, जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल और इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। अब PTFE का बात करें, फुल फॉर्म देखें तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ये PTFE जो हम बात कर रहे थे, इसका फुल फॉर्म क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ये क्या है,
ये एक सिंथेटिक फ्लोरोपॉलीमर है ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। पीवीडीएफ क्या है? पॉलीविनाइल डाइफ्लोराइन इज अ हाईली नॉन रिएक्टिव थर्मोप्लास्टिक फ्लोरोपॉलीमर। ठीक है, इट इज ए स्पेशलिटी प्लास्टिक यूज्ड इन एप्लीकेशन रिक्वायरिंग हाईएस्ट प्योरिटी। फ्लोरोइलास्टोमर्स एफकेएम जो हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लोरोकार्बन्स भी बोलते हैं इसको। दे आर नोन एज वाइटल। लिप F6 क्या है? ये बैटरी इलेक्ट्रोलाइट है फॉर लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग। तो हम लोग देख सकते हैं कि सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स इनके हैं। तो ये सब कुछ ये पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट जो पीईएम मेम्ब्रेन ये लोग बना रहे हैं, तो उसका ये डायग्राम है कि किस तरह से ये पॉली इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन यहाँ पर काम करता है। दिस इज द पोर्शन। फिर यहाँ पर ये लिथियम आयन बैटरी है, वहां पर इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होगा। फिर ये जो सोलर पैनल है उसमें जो ये लोग बैक शीट बना रहे हैं, दैट इज नंबर 5 यानी ये वाला जो नंबर 5 जो दिख रहा है, तो नंबर 5 में जो ये बैक शीट है उसमें पीवीडीएफ का जरूरत पड़ता है। तो वो पीवीडीएफ के मदद से बैक शीट पूरा ये लोग बना के सप्लाई करेंगे। रिवेन्यू मिक्स का बात करें तो इन लोग का यूरोप से 22% आता है, यूएसए से 9%, इंडिया से 50% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 19% के आसपास का रिवेन्यू आता है। सेगमेंट वाइज अभी जो है, जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है, रेफ्रिजरेंट से 10%, कॉस्टिक सोडा से 17%, क्लोरोमीथेन से 24% एंड पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन पीटीएफ से 20%। बाकी सब प्रोडक्ट से 27% रिवेन्यू आता है। अब ये पूरा वैल्यू चेन को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वैल्यू चेन काम करता है। तो नेचुरल गैस या कोयला से बनता है सीपीपी। सीपीपी में पावर और सॉल्ट यूज करके कॉस्टिक क्लोरीन बनता है, वहां से क्लोरीन एज अ रेसिड्यू निकल जाता है। उस क्लोरीन को फिर हम मिथेनॉल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्लोरोमीथेन बनता है। तो क्लोरीन एंड मिथेनॉल रिएक्ट टू फॉर्म क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन से निकलता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल होता है R22 बनाने में, जो कि रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट का एक ग्रेड है। तो ये एक तरीका है R22 तक पहुंचने का। दूसरा तरीका क्या है? आपके पास फ्लोरोस्पार होना चाहिए, जिसका माइनिंग ऑलरेडी कंपनी के पास माइंस है। फ्लोरोस्पार से आप क्या बनाएंगे? AHF। व्हाट इज AHF? अनहाइड्रस हाइड्रोजन फ्लोराइड। और उससे आप R22 बना सकते हो। तो R22 क्लोरोफॉर्म की मदद से भी बनता है और फ्लोरोस्पार की मदद से भी बनता है। R22 से बनेगा TFE, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन के बाद फिर ये जो प्रोडक्ट होता है उससे ये लोग FEP, PFA और PTFE बनता है। PTFE से बनता है माइक्रो पाउडर्स। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होने वाला है। तो इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट कंपनी के पास क्या है? पहला, R22 इज अ मेन रॉ मटेरियल। कि R22 से फिर चेन आगे बढ़ता है। तो इनको R22 या तो आप डायरेक्टली खरीद लो, या तो आपके पास फ्लोरोस्पार होना चाहिए जिससे R22 आप खुद बना लो। R22 से बनेगा TFE, TFE से बनेगा पॉली TFE, और पॉली TFE से फिर माइक्रो पाउडर्स। तो ये काफी लंबा चेन। नेक्स्ट, VCM अगर आपके पास है तो उससे आप VDC बना सकते हो। VDC से R142P, ये एक दूसरा ग्रेड ऑफ रेफ्रिजरेंट है। ये रेफ्रिजरेंट किस काम में आएगा? ये विनाइल डाइफ्लोराइड बनाने में काम आएगा, जो कि अगेन कंपनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो विनाइल डाइफ्लोराइड से दो प्रोडक्ट बनता है, पॉलीविनाइल डाइफ्लोराइड और एफ एफ FKM, फ्लोरी जो भी है, फ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं, और उससे बनता है PPA। तो ये सारा पूरा चेन समझना होगा कि कंपनी कितना बैकवर्ड इंटीग्रेटेड। और इतना बैकवर्ड इंटीग्रेशन हासिल 1 या 2 साल में नहीं होता है। इसमें कुछ भी नहीं तो कंपनी को कम से कम 15 से 20 साल लगा होगा ये पूरा इतना लंबा वैल्यू चेन के प्रोडक्ट्स को रिसर्च करके खुद निकालने में और बनाने में। तो इनका पीडीएफ अगर हम आगे चल के देखें तो इनका जो पीडीएफ है, पीवीडीएफ, FKM और ये माइक्रो पाउडर, ये तीन काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है। ये न्यू पॉलीमर्स में गिनती होता है। इसका मार्जिन भी हाई होता है और इसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। तो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इनका PVDF, पॉलीविनाइल डाइफ्लोराइड, FKM और माइक्रो पाउडर्स। और उसको बनाने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल या फीड स्टॉक चाहिए वो एक है VDF, ठीक है, या फिर VDC। R अगर रेफ्रिजरेंट का बात करें तो R142B, और दूसरा रेफ्रिजरेंट जो यहाँ पर चाहिए इस चेन में, दैट इज R22। तो दो रेफ्रिजरेंट कंपनी को या तो बनाना होगा या खरीदना होगा, R22 एंड R142B। उसके बाद ये लोग हाई वैल्यू प्रोडक्ट में जा पाए। Q4 में मैनेजमेंट ने कहा था कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो न्यू फ्लोरोपॉलीमर का है वो थोड़ा सा कम हो गया, तो उसको मैनेजमेंट से समझाया था कि क्या कारण है।
तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन Q4 was around 65% on account of limited availability of R142B। तो मैंने क्या बताया, दो इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट है इनके पास, R142B जिससे ये लोग बनाते हैं VDF, PVDF, ये सब बनता है, एक बार दोबारा देख लें, VDF, PVDF, FKM ये सब बनता है, ठीक है। और दूसरा इनका इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट होता है R22। R22 से इनका PTFE वाला चेन बनता है। R22 से क्या बनता है, TFE, PTFE और माइक्रो पाउडर्स, ठीक है। तो TFE वाला जो चेन बनता है वो R22 से बनता है। तो इनके लिए ये दो रेफ्रिजरेंट काफी क्रिटिकल है, इनका सप्लाई होगा तो ही न्यू फ्लोरोपॉलीमर्स का ये लोग प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो वही मैनेजमेंट बोल रहा है कि यूटिलाइजेशन वाज ओनली 65% ऑन अकाउंट ऑफ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ R142B। However, from Q1 FY23 with own stable 142B प्रोडक्शन, यानी मैनेजमेंट बोल रहा है पर Q1 FY23 से हमारा खुद का R142B हम लोग खुद का प्रोडक्शन कर लेंगे, हम लोग बाजार के सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। सो वी विल डेवलप आवर ओन प्रोडक्ट। तो उससे VDF का जो प्रोडक्शन है वो हम लोग नेचुरली कर, मतलब अपने घर पे ही आराम से कर पाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव इन फ्यूचर। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग द क्वार्टर वाज फर्दर डेंटेड, फर्दर थोड़ा सा खराब हो गया था बिकॉज ऑफ बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ TFE। मतलब वहां पर डेंटेड अवेलेबिलिटी यानी TFE जो है उसका अवेलेबिलिटी कम हो गया था। TFE ये लोग खुद ही बनाते हैं, तो क्वेश्चन आता है अवेलेबिलिटी क्यों कम हो गया, क्योंकि उनका TFE वाला प्लांट थोड़ा सा शट डाउन हो गया, ठीक है। और TFE क्या है, ये फीड स्टॉक है माइक्रो पाउडर्स बनाने में। तो माइक्रो पाउडर्स कहां पर है, ये वाला। तो माइक्रो पाउडर बनाने में TFE इज अ फीड स्टॉक। तो TFE से बनता है पॉली TFE और पॉली TFE से बनता है माइक्रो पाउडर। तो माइक्रो पाउडर ये लोग क्यों नहीं बना पाए, क्योंकि TFE वाला जो प्लांट था उसमें किसी भी कारण से शट डाउन हो गया। Now management is expecting to reach full capacity of existing capacity by end of Q1 FY23। तो Q1 FY23 का ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, तो हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट ने जो पिछले क्वार्टर में बोला था कि हम लोग Q1 में रिजल्ट अच्छा करेंगे, वो रिजल्ट अच्छा हुआ भी है कि नहीं। There is substantial increase in demand for FKF, PVDF एंड माइक्रो पाउडर। तो ये तीन प्रोडक्ट जो न्यू फ्लोरोपॉलीमर है, इसका बोल रहे हैं मार्केट में डिमांड काफी बड़ा है, which will be met with additional capacity expected to be commenced over next 2 quarter। तो next 2 quarter में इनका ये additional capacity आ जाएगा, डी bottlenecking करके ये लोग ये additional capacity ला रहे हैं। तो डी bottlenecking मतलब अपने नया कोई प्लांट नहीं लगा रहे हैं, उसी प्लांट में उसका क्षमता विस्तार जो बोलते हैं कि कैपेसिटी थोड़ा बढ़ा के उसी का डी bottlenecking करके इसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो वहां पर क्योंकि डिमांड ये तीन प्रोडक्ट्स का काफी अच्छा, prices of FKF and PVDF will remain strong। Also commence export of R142B। तो R142B जो इनका रेफ्रिजरेंट है, जितना इनको VDF बनाने में लगता है अपने यहाँ पर उतना कैप्टिव कंजम्पशन हो जाता है, बाकी ये लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब फ्लोरोपॉलीमर्स में कैटेगरी का बताएं तो PTFE जो है इट्स अ कमोडिटी ग्रेड और इसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हम लोग काफी बना सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में मार्जिन्स बढ़ते जाता है, नॉर्मली मार्जिन्स आर लो, बट ये हाई ग्रोथ सेगमेंट है और इसमें अगर आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में जा सको तो उसमें आपका मार्जिन्स काफी बढ़ता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। पॉलीविनाइल फ्लोराइड इसको बनाना काफी डिफिकल्ट है, मगर अगर जो कंपनी बना लेती है मार्जिन्स ठीक ठाक मिल जाता है। फिर PTFE जो इनका प्रोडक्ट है, इट इज अगेन वेरी डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, इसमें भी ठीक ठाक मार्जिन्स मिलता है। PVDF जो है ये मेन प्रोडक्ट मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये हाईएस्ट ग्रोइंग भी है विद वेरी हाई मार्जिन। तो ये एक प्रोडक्ट और इसके जो नीचे सारे प्रोडक्ट बनेंगे, ये सारा कंपनी के लिए देखने रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज बनाने में आता है, ये काफी डिफिकल्ट होता है बनाने में, और अगर कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है तो ग्रोथ इज ऑल्सो वेरी हाई एंड मार्जिन आर ऑल्सो वेरी हाई। FEP जो इनका प्रोडक्ट है इसमें भी मार्जिन हाई होता है, और PFA ये सेमीकंडक्टर बनाने में यूज होता है, तो PFA इज अगेन समथिंग वी नीड टू वॉच आउट फॉर, उसमें मार्जिन भी काफी हाई होता है। तो नोट कमोडिटी फ्लोरोपॉलीमर्स में जो पूरा इंडस्ट्री है इट इज डोमिनेटेड बाय चाइना, और चाइना बेसिकली पर बेसिक पॉलीमर्स बनाता है जिसमें मार्जिन कम होते हैं, और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने वाला मेनली वेस्टर्न कंट्रीज है। तो इंडिया को यहाँ पर मार्केट कैप्चर करना है, वहां पर GFL जैसी कंपनी जो है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, दे कैन बी अ कंप्लीट
मेजर गेन होल्डर है, इनके लिए सबसे ज्यादा गेन्स हो सकते हैं। इनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखें तो इनका प्लांट रंजीत नगर गुजरात में है, दहेज गुजरात में एंड जोलवा, तो तीनों प्लांट इनका मेनली गुजरात में। अब इनका 3 नया प्लांट ये लोग लेके आ रहे हैं, जो कि स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए ये लोग नया 3 प्लांट ले आए। तो ये कैपेसिटी आप देख सकते हो किसका कितना कैपेसिटी है। ये सारे रेगुलेटरी कंप्लायंस से इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो दे आर क्वाइट मतलब रेगुलेशंस के मामले में इनके पास काफी अच्छे खासे सर्टिफिकेट्स हैं। कॉन कॉल में कुछ मैनेजमेंट ने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था कि ये लोग डिमांड एफकेएम और पीपीडीएफ और माइक्रो पाउडर्स का काफी बढ़ा हुआ है। 3 नया प्लांट ये लोग स्पेशलिटी केमिकल्स में लेके आ रहे हैं, जो कि Q1 FY23 के एंड तक सक्सेसफुली रन करने लगेगा, तो स्पेशलिटी केमिकल्स से रेवेन्यू आना चालू हो जाएगा। फिर केपेक्स को लेकर इन्होंने बताया कि पहले ये लोग 900 करोड़ का केपेक्स प्लान किए थे FY23 में, जिसको डिमांड को देखते हुए ये लोग 1150 करोड़ कर दिए, यानी 250 करोड़ का एक्सेस केपेक्स ये लोग करेंगे FY23। फिर डिटेल यहाँ पर दिया है किसमें कितना केपेक्स करेंगे, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट्स का जो अपडेट है उन्होंने बताया, पीवीडीएफ के लिए, पीवीडीएफ जो इनका प्रोडक्ट है उसके लिए बोल रहे हैं वी विल गो डायरेक्टली टू बैटरी मैन्युफैक्चरर, तो हम लोग डायरेक्टली बैटरी मैन्युफैक्चरर्स के पास जाएंगे और उनको ये प्रोडक्ट बेचने का कोशिश करेंगे। एंड फॉर बैटरी केमिकल्स दैट इज माइक्रो पाउडर्स या LiP6 जो भी है, उसके लिए ये लोग कहाँ जाएंगे, वी विल गो थ्रू कंपनीज व्हिच आर पुटिंग अप इलेक्ट्रोलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो ये लोग जो इलेक्ट्रोलाइट बना रहे हैं, तो ये लोग बैटरी वाले के पास नहीं जाएंगे, ये लोग इलेक्ट्रोलाइट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जिसके पास है उनके पास ये लोग बैटरी केमिकल्स को लेके जाएंगे, जो कि इलेक्ट्रोलाइट मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। तो बैटरी केमिकल्स आर यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो जो इलेक्ट्रोलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर्स है उनके पास ये लोग जाएंगे और अपने केमिकल्स को बेचने का कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट ने क्या बोला है, स्टार्टिंग विद द बैटरी केमिकल्स ईवी बैटरीज, our plant for the main salt LiPF6 is under construction. It should be ready by the end of the year with validation. We should have commercial product ready in the first quarter of next calendar year. तो next calendar year के first quarter में ये ready हो जाएगा। पीवीडीएफ का जो प्रोडक्ट है, जो इलेक्ट्रोड बाइंडर्स है, उसके लिए बोला है, कैथोड बाइंडर सॉरी, द प्रोडक्ट इज ऑलरेडी अवेलेबल फॉर सैम्पलिंग एंड वैलिडेशन। Other than this new age, as you mentioned rightly, PVDF film जो कि सोलर पैनल में यूज होने वाला है, that will be commissioned next year, which is for solar backsheet application. The other major project is hydrogen proton exchange membrane for electrolyzer and for fuel cell. So there is technology under development. तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये अंडर डेवलपमेंट है। तो 3-4 चीज बहुत अच्छा कंपनी का ऑलरेडी डेवलपमेंट में है, जो नेक्स्ट ईयर तक काफी अच्छा प्ले आउट हो सकता है। बिजनेस अपडेट्स में ये लोग ये सब आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये बता रहे हैं कि प्लांट फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, यहाँ भी फुल कैपेसिटी पे, वॉल्यूम्स और प्राइस हैव इंप्रूव्ड रेफ्रिजरेंट का। फिर बिजनेस वर्ड फ्लोरोपॉलीमर में क्या है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी, ये जो टीएफई है, टीएफई बनाने के लिए उसका अवेलेबिलिटी अभी भी थोड़ा लिमिटेड है, ड्यू टू प्रोडक्ट मिक्स चेंज ड्यूरिंग द क्वार्टर रिजल्टेड इन लो प्रोडक्शन, इसलिए प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हुआ है। The TFE capacity is being augmented, तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम लोग TFE का कैपेसिटी अपना बढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद दिक्कत नहीं होगा। To meet the higher requirement for both PTFE and refrigerants, demand continues to stay strong across geographies. Prices have remained stable and capacity augmentation is being planned. New fluoropolymers में लोग बोल रहे हैं कि the higher revenue realized during the quarter is due to additional capacity commission and price movement. तो इन्होंने जो अपना एडिशनल कैपेसिटी जो बढ़ाया, उसके वजह से ये लोग ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए न्यू फ्लोरोपॉलीमर्स का, और रेवेन्यू भी 1 में बढ़ा। तो पिछले क्वार्टर में मैनेजमेंट ने बोला था कि इस बार हम लोग को दिक्कत हुआ क्योंकि हम लोग के पास फीड स्टॉक का प्रोडक्शन कम था, प्लांट शट डाउन होने की वजह से और अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से। और मैनेजमेंट ने बोला था कि Q1 में हम लोग का अवेलेबिलिटी खुद का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और रेवेन्यू बढ़ेगा। एंड दैट इज व्हाट वी कैन सी इन द रिजल्ट ऑल्सो कि Q1 में इनका एडिशनल कैपेसिटी चालू हो गया और उसके वजह से इनको हायर रेवेन्यू का रियलाइजेशन हो गया। तो कहीं ना कहीं हम इससे मैनेजमेंट को जज कर सकते हैं कि मैनेजमेंट वॉक्स देयर टॉक, यानी मैनेजमेंट ने जो कहा था पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में वो चीज सही निकली। There is continued increase in demand which is very good कि नए पॉलीमर्स का डिमांड दिन पे दिन बढ़ रहा है।
which will be met with additional capacity expected to be commissioned going forward. Development of newer gates has resulted into expansion of volumes, and prices of new fluoropolymers are expected to remain strong. Specialty chemicals में normal operations have resumed. New plants are being commissioned and expected to gradually ramp up production in upcoming quarter. यानी Q4 में उन्होंने बोला था नया प्लांट लगा रहे हैं. Q1 में इन्होंने बोला कि ऑलरेडी कमीशन हो रखा है या बीइंग कमीशन चालू हो रहा है, एंड उसका रेवेन्यू नेक्स्ट Q2 से आना चालू हो जाएगा. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम लोग देख सकते हैं, आरओसीई कितना बढ़ रहा है कंपनी का 35%, रिटर्न ऑन इक्विटी 27%, वर्किंग कैपिटल डेज कम हो रहा है. इसका मतलब कंपनी के प्रोडक्ट्स का मार्केट में डिमांड इतना जा रहा है कि ये लोग बहुत जल्दी पैसा अपना कलेक्शन कर पा रहे हैं. एंड नेट डेट टू इक्विटी जो है 0.29 है, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन. केपेक्स ऐसा है कि 660 करोड़ का केपेक्स FY22 में किया था. FY23 में पहले 900 करोड़ का प्लान था, फिर 1150 कर दिया, और FY24 में 1000 करोड़ का केपेक्स कंपनी करेगी. तो अभी इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को समझना है, की हाइलाइट्स क्या है कि दे आर मोर इंटीग्रेटेड. अगर हम कॉम्पिटिटर का बात करें तो SRF से ज्यादा इंटीग्रेटेड है इन फ्लोरीन केमिस्ट्री. अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्लोरीन केमिस्ट्री के ऊपर कि फ्लोरीन क्या होता है, उसका किस तरह से डिमांड है, कौन मेजर प्रोड्यूसर्स है, अगर आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीट फ्लोरीन केमिस्ट्री के ऊपर खाली वीडियो बनाऊं तो आप चैट में मुझे लिख सकते हैं. तो अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे इसके रिगार्डिंग, ज्यादा रिक्वेस्ट आएगा, तो आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन व्हाट इज फ्लोरीन केमिस्ट्री एंड हाउ डज इट वर्क. इट हैज इट्स ओन कैप्टिव माइन, खुद का कैप्टिव माइन है फ्लोरिस्पार का, जैसा मैंने बताया मोरक्को में. नवीन जो है, नवीन फ्लोरीन जो है वो इस कंपनी के साथ टाई अप कर रहा है, GFL के साथ, फॉर सोर्सिंग फ्लोरिस्पार फ्रॉम मोरक्को. यानी नवीन इनके पास आके बोल रहा है कि भैया हमको मोरक्को से आप फ्लोरिस्पार मेरे को दो. यानी इनके पास अपना माइनिंग कैपेसिटी है, नवीन इनसे खरीदना चाहता है फ्लोरिस्पार. They are going to manufacture PVDF and electrolyte named LiPF6, जो कि EV बैटरीज में जरूरत पड़ेगा, तो वहां ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है. कंपनी has planned under implementation to set up scalable plant. तो ये जो कंपनी का जो प्लान है कि पहले ये लोग 1000 TPA का इलेक्ट्रोलाइट का कैपेसिटी बनाएंगे, बट आगे चल के ये 4000 टन पर एनम तक एक्सपेंड किया जा सकता है इफ नीडेड. अगर डिमांड अच्छा आता है, कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिल जाते हैं, तो ये 1000 से 4000 टन तक का कैपेसिटी एक्सपैंड हो सकता है, इतना पॉसिबिलिटी है. ये जो इलेक्ट्रोलाइट का बात हो रहा है, इसका भी रिसेंटली प्राइस काफी बढ़ गया था. फिर कंपनी इज आल्सो मैन्युफैक्चरिंग PFA. PFA अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कंपनी के लिए, जो कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जरूरत पड़ेगा. फिर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन जो कंपनी बना रहा है, ये हाइड्रोजन फ्यूल में काफी इसका रिक्वायरमेंट आएगा. तो की ट्रिगर्स क्या है जो प्राइस को यहाँ से ऊपर ले जा सकता है आगे, यानी कमिंग 1 ईयर 2 ईयर फॉरवर्ड. तो 2500 करोड़ का टोटल कैपेक्स है. बैटरी केमिकल कॉम्प्लेक्स ये लोग पूरा बना रहे हैं. उसका एसेट टर्नओवर जो नॉर्मली होता है 1.5x का एसेट टर्नओवर होता है. तो 2500 करोड़ का अगर कैपेक्स कंप्लीट हो जाता है और 1.5 का एसेट टर्नओवर कंपनी को मिलता है, तो कुछ भी नहीं तो 3700 करोड़ तक का एडिशनल रेवेन्यू कंपनी सालाना कर सकती है. न्यू एज वर्टिकल्स में इंटर कर रहा है जहां मार्जिन इज गुड और पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इज आल्सो वेरी हाई. पोटेंशियल फॉर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ, मैनेजमेंट ने खुद बोला है कि 25% का कैगर ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं. दे ऑलरेडी हैव बैकवर्ड इंटीग्रेशन, तो पूरा ऊपर फ्लोरिस्पार से लेके नीचे PTFE और PFE और ये सब बनाने तक का ये जो नए नए प्रोडक्ट्स है, पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन है. दे आर केटरिंग टू ऑल द न्यू वर्टिकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल. और यहाँ पर दिक्कत जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि इनका जो ग्रुप है ना, इन्होंने काफी कंटिंजेंट लायबिलिटी में अगर आप जाएंगे बैलेंस शीट में, तो इन्होंने कुछ 1000 से 1500 करोड़ का कंटिंजेंट लायबिलिटी है कि इन लोगों ने इतना का लोन को गारंटी दे रखा है. आइनॉक्स विंड एनर्जी ने बैंक से लोन ले रखा है और इस कंपनी ने उसको बैंक को गारंटी दे रखा है. तो वहां पर 1500 करोड़ के आसपास का कंटिंजेंट लायबिलिटी है, जो कि एकमात्र रिस्क है इस कंपनी में, आई वुड से. बट मैनेजमेंट काफी समय से बोल रही है वी विल एड्रेस दिस रिस्क एंड विल कम आउट ऑफ दिस. बट अभी तक यहाँ पर आई डोंट नो, FY22 का एनुअल रिपोर्ट आएगा तभी हम लोग इस पे कुछ ढंग से कमेंट कर पाएंगे कि क्या सिचुएशन. तो FY22 का जब रिजल्ट आएगा तब उस पर हम लोग, रिजल्ट नहीं, एनुअल रिपोर्ट जब आएगा तब हम लोग देखेंगे कि कंपनी का क्या सिचुएशन है और क्या कंटिंजेंट लायबिलिटी कम हुआ है या नहीं हुआ.
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपनी का वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन में आने से पहले हम लोग चलते हैं स्क्रीनर में और देखते हैं कंपनी अभी किस रेट पे ट्रेड कर रही है, इसका पी क्या है, कितना रेवेन्यू कंपनी अर्न करती है, एंड देन आई विल से कि अकॉर्डिंग टू मी इस कंपनी का क्या वैल्यूएशन हो सकता है। तो यहाँ देखिए हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी किस मार्केट कैप इस कंपनी का 36,700 करोड़ का मार्केट कैप है। ये करेंटली 3,340 रुपए पे ट्रेड कर रही है। 40 का पी ऑलरेडी कंपनी के पास है, तो यहाँ पर थोड़ा पी थोड़ा सा हाई है, बट ऑलरेडी मार्केट इसको हाई पी ऑब्वियसली देगा बिकॉज द ग्रोथ पोटेंशियल जो मार्केट को दिख रहा है दैट इज ह्यूज। अगर ये जो जो नए प्रोडक्ट में नए वर्टिकल्स में आ रही है, हाइड्रोजन फ्यूल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल, आप खुद थोड़ा सा एनालाइज करो और सोचो कि कितना बड़ा गेम चेंजर ये सब प्रोडक्ट कंपनी के लिए हो सकता है और कंपनी किस लेवल तक ग्रो कर सकती है, कोई उसका लिमिट नहीं है। आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि कंपनी किस लेवल पे ग्रो कर सकती है अगर ये प्रोडक्ट सक्सेसफुली लॉन्च हो गए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% का है। वो जो हम लोगों ने 35% देखा था वो Q1 का था खाली, ये पूरा ओवरऑल ईयर का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का है। हाई 3,500 रुपए ऊपर गया था, नीचे 1,300 रुपया था, तो वहां से तो काफी ऊपर ऑलरेडी आ चुका है कंपनी का भाव। डेट इक्विटी 0.37 विच इज गुड। डेट भी ठीक है, 1,500 करोड़ के आसपास का डेट है। प्राइस टू बुक थोड़ा सा, वैल्यूएशन इज ऑब्वियसली हाई, नो डाउट। 8.6 का मार्केट कैप टू सेल्स भी थोड़ा सा हाई है, 8.39 का मार्केट कैप टू सेल्स है। फिर अगर हम रेट का बात करें तो थोड़ा सा, अगर हम मैं टेक्निकल का बात करूं हल्का फुल्का, तो टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो ये कंपनी किस तरह से इस पर ट्रेडिंग हो रहा है। अब देखो ये कंपनी जनरली, ये जो येलो है 50 डीएमए, 50 डीएमए पे सपोर्ट लेती है और वहां से जंप होता है, फिर सपोर्ट ली फिर जंप। और यहाँ पर जब बाजार में काफी करेक्शन आया तो इसने 200 डीएमए पे सपोर्ट लिया और फिर वहां से एक बाउंस आया, फिर यहाँ पर बाउंस आया, फिर यहाँ पर 50 डीएमए का सपोर्ट लिया, 50 डीएमए का सपोर्ट लेके थोड़ा तो 200 डीएमए तक गया और फिर वहां से बाउंस आया और यहाँ पर फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रेड करा। तो अगर मार्केट में करेक्शन आता है और ये अगर इस रेट पे हम लोग को कहीं ना कहीं मिलता है आगे चल के, विच इज अराउंड 3,000 समथिंग, तो यहाँ पर अगर गिर के 3,000 रुपए के आसपास आता है तो दैट विल बी अ प्लेस टू अक्यूमुलेट, कि हम लोग 50 डीएमए से ऑलरेडी कंपनी बार बार बाउंस लेता है, तो 50 डीएमए पे अगर आए तो वहां पर हम लोग यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो वी कैन वेट फॉर द करेक्शन कि इस रेट के आसपास 3,000 के आसपास अगर मिलता है तो वो, और वहां से फिर अगर करेक्शन आता है कंपनी में और ये 200 डीएमए के आसपास अगर चलता है ऐसा कुछ, एंड यहाँ से फिर के फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आता है करीब करीब 2700 के रेट पे, तो आई डोंट थिंक कि इससे नीचे कंपनी जाएगा, क्योंकि बहुत बार कंपनी ऑलमोस्ट 2 बार यहाँ 200 डीएमए का सपोर्ट लेके बाउंस कर चुकी और 50 डे का डीएमए तो कितने बार सपोर्ट लिया है वी कैन इवन काउंट। तो फर्स्ट पॉइंट जो अकॉर्डिंग टू मी एंट्री का राइट लेवल हो सकता है 3,000 के आसपास, और वहां से करेक्शन आए तो आई थिंक 2,700 रुपए या उससे थोड़ा सा नीचे तक जा सकता है और वहां से फिर बाउंस बैक ले लेगा कंपनी। तो क्योंकि फंडामेंटली कंपनी सो स्ट्रॉन्ग कि जब भी इस लेवल पे आएगा वहां से बाउंस बैक डेफिनेटली हम लोग को देखने मिलेगा। तो दिस इज द पॉइंट वेयर यू कैन एंटर। बट अगेन आई वुड से कि मेरे तरफ से ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव इस चैनल का ये है कि आपको एजुकेट कर सकूं कि हम लोग कंपनी को कैसे स्टडी करते हैं, उसके बिजनेस को कैसे समझते हैं, और फिर अगर लगता है कि कंपनी अच्छा है और हम लोग को इसमें एंट्री लेना है, हम लोग को इसमें इन्वेस्ट करना है, तो थोड़ा सा टेक्निकल मैंने बताया कि कंपनी का जिस तरह से ट्रेडिंग चल रहा है, आप किस लेवल पे यहाँ पर अगर आपका मन है तो आप एंटर कर सकते हो। बट अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से प्रॉपर्ली सजेस्ट करें, उनसे सजेशन लें, उनसे सलाह मशवरा करें और फिर एक प्रॉपर डिसीजन लें। क्वार्टरली अर्निंग्स हम लोग देखें तो क्वार्टरली अर्निंग्स काफी इंप्रूव किया है। कहा 800-900 करोड़ का रेवेन्यू होता था क्वार्टरली, ये इस बार 1,300 करोड़ का रेवेन्यू है, तो देयर इज अ गुड जंप इन द रेवेन्यू। 1,000 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, वहां से ऑलमोस्ट 1,300 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। मार्जिन देखिए आप, नॉर्मली इनका हाई मार्जिन 22% 23% हुआ करता था, फिर यहाँ से बढ़ते बढ़ते 31% हो गया और अभी मार्जिन 34% पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं जो नया फ्लोरोपॉलीमर्स आ रहा है उसकी वजह से इनके मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, इनका रेवेन्यू स्ट्रांग हो रहा है और कंपनी हर फ्रंट पे अच्छा रिजल्ट शो करती हुई दिख रही है। इंटरेस्ट इनका थोड़ा सा बढ़ा है बिकॉज इनका जो केपेक्स आ रहा है, आई थिंक उसकी वजह से बैलेंस शीट में डेट थोड़ा बड़ा होगा।
पर अर्निंग्स देखियो आप 28 रुपया का ईपीएस कंपनी किया है, जो कि जून 2021 में 14 का था। चलो जून 21 तो कोरोना पीरियड भी था, उसको इग्नोर भी करें तो दिसंबर में 19 रुपया का था, तो 19 रुपया से ऑलमोस्ट 28 रुपया पे 2 क्वार्टर में पहुंच गए। तो लोग देख सकते हैं कि कितना एक्सेप्शनल ग्रोथ इस कंपनी में नंबर्स में हम लोग को दिख रहा है। अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का सेल्स ग्रोथ का बात करें तो 46% का ग्रोथ है, और 3 साल में 13% से कैगर से ग्रो किया है। प्रॉफिट तो 763% का ग्रोथ आया एक साल में, अमेजिंग ग्रोथ। डेट का बात करें तो 1581 करोड़ से 1556 करोड़ है, तो डेट भी रिजनेबल है, ठीक है, डेट कोई बड़ा नहीं है खास जैसा मैंने सोचा था। कैश फ्लो इज ऑल्सो गुड फॉर द कंपनी। कंपनी का अगर डेज का बात करें तो हम लोग देख सकते हैं डेटर डेज कम हुआ है, यानी कंपनी का प्रोडक्ट जो इतना अच्छा बिक रहा है कि जल्दी पैसा मिल जा रहा है। इन्वेंट्री डेज भी कहा 404, 390, 350 दिन हुआ करता था, 291 डेज है, यानी इनका जो प्रोडक्ट है जल्दी सर्कुलेट हो रहा है, जल्दी मार्केट में डिमांड की वजह से जल्दी बिक जा रहा है। और पेबल इनका 158 है, जो नॉर्मली पहले भी था। तो कैश कन्वर्सन साइकिल जो है कंपनी का काफी इंप्रूव है, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट इनको कम पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल डेज भी इनका इंप्रूव हुआ है, 138 हुआ है, पहले 146 था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग का अगर बात करें तो प्रमोटर के पास खुद के पास 66% होल्डिंग है, 4% होल्डिंग फॉरेन इन्वेस्टर के पास है। ये फॉरेन इन्वेस्टर का ध्यान से देखें तो दे आर इंक्रीजिंग देयर होल्डिंग कंसिस्टेंटली, है ना, हर क्वार्टर में इनका होल्डिंग मोरलेस बढ़ रहा है। जून में थोड़ा सा कम हुआ है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी ठीक ठाक होल्डिंग है 4% का, और पब्लिक के पास 25% के आसपास का होल्डिंग है। तो दिस इज अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं अकॉर्डिंग टू मी क्या वैल्यूएशन कंपनी का आगे चल के हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज द वैल्यूएशन। तो मुझे जो लगता है अगर बुल फेज का मैं बात करूं तो बुल फेज में करंट ईयर कंपनी का रेवेन्यू जो है 3954 करोड़ है। बुल फेज में 35% का टॉप लाइन कंपनी ग्रो कर सकती है, और एक्सपेक्टेड होगा रेवेन्यू 5300 करोड़ फॉर FY23, यानी पूरे साल में, एक साल का मैं बता रहा हूँ। अगर 34% का मार्जिन जैसा कि कंपनी ने अभी किया वैसा रहता है, और मल्टीपल्स इनको थोड़ा सा हाई मिलेगा क्योंकि अभी 34-35 का मल्टीपल है, तो मैंने 31 का मल्टीपल दिया, तो उससे ये प्राइस जो है 4970 रुपया तक जा सकता है अगर सब कुछ परफेक्टली कंपनी का चला। ये इसलिए बुल फेज बोला जाता है। बुल फेज यानी देयर इज नो नेगेटिविटी, एवरीथिंग इज परफेक्ट अबाउट द। अगर नॉर्मल फेज में कंपनी चलता है तो आई एक्सपेक्ट कि 30% का टॉप लाइन ग्रोथ आ सकता है विद 32% EBITDA मार्जिन। वैल्यूएशन मल्टीपल्स थोड़े से कम दूंगा तो भी ये 3596 रुपए तक जा सकता है। और बियर फेज में अगर थोड़ा सा ऑर्डर कैंसिल हो जाए या कुछ दिक्कत आ जाए तो वहां पर क्या हो सकता है, जो है 25% का टॉप लाइन अगर ग्रोथ करती है कंपनी और 21 का मल्टीपल सिर्फ देता हूं, तो ये 2500 रुपया तक नीचे आ सकता है बियर फेज में अगर जाए तो। और टेक्निकली जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि 3000 एक टेक्निकल लेवल है, और उससे नीचे 2700 2650 के आसपास दूसरा टेक्निकल लेवल। तो वहां से अगर आपका मन है आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल एडवाइजर से अपना कंसल्ट करें और फिर ये सब चीज तो डिसीजन लें। बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो हमने हमारा यहाँ कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है कि आप इसमें किस तरह से इन्वेस्ट करें। फिर भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारा सिंपल ऑब्जेक्टिव ये है कि आप आंख बंद करके कभी भी किसी कंपनी में स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से लोग नुकसान जरूर करते हैं। तो आप कंपनी को समझे, उसके बिजनेस को समझे, और उसके बाद ही एक डिसीजन ले कि हमें इस कंपनी में पैसा लगाना है। दैट इज द सोल ऑब्जेक्टिव। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए आए हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको आने वाले और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे साथ कुछ ना कुछ नए नए चीज सीखते रहे। दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ। थैंक यू सो मच।